नमस्कार। लैब असिस्टेंट मॉडल पेपर 15 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 36। एक पतली वर्ताकार चकती का द्रव्यमान 2 किलोग्राम एवं व्यास 0.2 मीटर है। चकती का द्रव्यमान जो है m दे रखा है आपको, वो 2 किलोग्राम है और व्यास जो है, व्यास का मतलब है यहाँ व्यास दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर हो जाएगी। चकती का जड़त्वागुण इसके तल के लंबवत और एक किनारे से गुजरने वाले, ये हमारी चकती है, ये चकती का तल के लंबवत अक्ष है, एक किनारे से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण का मान। तो चकती के लिए अगर अपन बात करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इस तल के लंबवत और एक किनारे से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण का मान जो होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर। और चकती के लिए आई जेड का मान हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 3/2 एम आर स्क्वायर मान रखें। अगर हम मान रखते हैं तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। एम की वैल्यू जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है आपको 2 किलोग्राम। आर स्क्वायर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 0.01 0.03 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज 0.03 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बिंदु द्रव्यमान m1, m2 और m3 को एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है, जिसकी भुजा जो है वो a है। शीर्ष m1 से जाने वाली अक्ष से पारित निकाय का जड़त्वागुण इस अक्ष से पारित, हमें यानी माना ये y डैश है, इस अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 जड़त्वागुण बनेगा, एक तो m1 के कारण, एक m2 के कारण और एक m3 के कारण। कुल जड़त्वागुण का मान निकालना है। तो हमने देखते हैं यहाँ पर देखो i का मान एक तो m1 के कारण, ठीक है, दूसरा बनेगा किसके कारण, m2 के कारण, और तीसरा जो बनेगा वो m3 के कारण। अगर m1 के लिए बात करें, ध्यान से देखें, m1 के लिए लंबवत दूरी इस अक्ष से कोई लंबवत दूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए दूरी क्या हो गई 0। m2 की इस अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो a/2 है, क्या है a/2, और m3 की भी दूरी क्या है a/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से i का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस लंबवत दूरी नहीं है m2 इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस m3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस ma स्क्वायर अपॉन 4, m2 a स्क्वायर अपॉन 4, m3 a स्क्वायर अपॉन 4। a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, m2 प्लस m3 a स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा जड़त्वागुण होगा, i की वैल्यू होगी m2 प्लस m3 a स्क्वायर अपॉन 4। हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, m2 प्लस m3 a स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में पिंड के सभी कण, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति, कण जो है वो घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। घूर्णन गति में ओमेगा नियत रहता है, ओमेगा क्या रहता है नियत, चूंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, ओमेगा नियत है तो v समानुपाती क्या हो जाएगा r, v समानुपाती क्या हो जाएगा r, यानी जिस कण की दूरी ज्यादा होगी उसके लिए रेखीय वेग अलग अलग होगा, रेखीय वेग क्या होगा अलग अलग। रेखीय चाल समान कोणीय चाल, समान कोणीय चाल रॉन्ग ऑप्शन है। रेखीय चाल क्या है, समान रेखीय चाल परंतु भिन्न भिन्न कोणीय चाल रखते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। भिन्न भिन्न रेखीय चाल, हाँ भिन्न भिन्न रेखीय चाल परंतु समान कोणीय चाल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। भिन्न भिन्न रेखीय चाल भिन्न भिन्न रहेगी, कोणीय चाल जो है वो समान रहेगी। जैसे ये एक निकाय है, इस निकाय के सापेक्ष ये जो कोई छड़ है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो कोणीय वेग सभी कणों का समान होगा। अब इस पर ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट क्या है सी। ए की दूरी जितनी कम है बी की दूरी उससे थोड़ी ज्यादा है और सी की दूरी उससे भी ज्यादा है। जिसकी दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा। वी सी ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन क्या होगा वी ए, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करते हैं। ओमेगा सभी स्थितियों में क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न रेखीय चाल परंतु समान कोणीय चाल रखते हैं, भिन्न भिन्न रेखीय चाल परंतु कोणीय चाल भिन्न भिन्न, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र के लिए m1 r1 किसके इक्वल होता है, m2 r2, ये सारी सारी वैल्यू क्या होती है, नियत। तो यहाँ पर mr की वैल्यू क्या होगी, नियत। mr की वैल्यू नियत है तो m व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, r के। m जो है द्रव्यमान जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कणों के द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रॉन्ग ऑप्शन है। कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के समानुपाती रॉन्ग ऑप्शन है। कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान दूरी जो है वो द्रव्यमान के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। कणों के द्रव्यमानों के समानुपात में, ठीक है, समानुपात में नहीं होगी, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात में होगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक कार्नो इंजन में जब T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी दक्षता जो है वो 𝛎1 है। T1 की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी दक्षता जो है वो 𝛎2 है। तो 𝛎1 अपॉन 𝛎2 है, ठीक है। पहले देखें प्रथम स्थिति में, ठीक है, T1 की वैल्यू जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड हो जाएगा, 473 केल्विन हो जाएगा। T2 की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन हो जाएगा। T1 T2 है 𝛎1। 𝛎1 का जो फॉर्मूला हुआ, 𝛎1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस 273 अपॉन 473, ये आ जाएगी 𝛎1 की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब T1 की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, T1 द्वितीय स्थिति में T1 की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 प्लस 273 केल्विन। T2 की वैल्यू जो है वो माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस 200 प्लस 273 इज इक्वल टू 73 केल्विन। तो 𝛎2 का फॉर्मूला सेम 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 73 अपॉन 73। T2 की वैल्यू 73 अपॉन 273। इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, 473 माइनस 273, 473 माइनस 273, रिजल्ट हमारा हो गया ये 200 अपॉन 273। यहाँ पर 273 माइनस 73 अपॉन 273, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 200 अपॉन 273, रिजल्ट आ जाएगा 200 अपॉन 273। हमारे पास 𝛎1 है और क्या है, 𝛎2। 𝛎1 की वैल्यू जो है वो 200 अपॉन 473 एंड 𝛎2 की वैल्यू है 200 अपॉन 273। जब इनका रेशियो लेंगे तो 200 कैंसल, 𝛎1 अपॉन 𝛎2 इज इक्वल टू 273 अपॉन 473। 273 में 473 का डिवाइड करेंगे, नियरली 0.5 के आसपास आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन 0.5 जो भी है, ठीक है, 0.577 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, समतापी अवस्था में गैस में जब ऊष्मा दी जाती है, समतापी प्रक्रम, देखें ध्यान दें यहाँ पर, समतापी में T नियत रहता है। कौन नियत रहता है, T। और हम जानते हैं आंतरिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा पूर्णतया ताप पर निर्भर करती है। T नियत है तो U की वैल्यू भी जो होगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। U नियत है तो du की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी के कौन से नियम से, प्रथम नियम से, और उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस du। डेल्टा Q जो है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, du आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात इस स्थिति में जो भी ऊष्मा दोगे उससे केवल कार्य होगा, केवल क्या होगा, कार्य, किसी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो ताप में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि प्रक्रम समतापी है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी नहीं होगी, बाह्य कार्य और ताप में वृद्धि नहीं होगी, ओनली क्या होगा, बाह्य कार्य होगा, और जो भी ऊष्मा देंगे उससे केवल क्या होगा, कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुपरमाणविक गैस में गामा दे रखा है आपको,
ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया में संपीड़ित करके मूल आयतन का 1/8 गुणा कर दिया जाता है तो गैस का दाब गैस का प्रारंभिक दाब P0 है, तो अंतिम दाब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है P1 की वैल्यू P0 है, P2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, V1 की वैल्यू V है, V2 की वैल्यू जो है वो V/8 है। प्रारंभिक का कितवा भाग हो गया, 8वां। तो हम जानते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, K, नियत मान होता है, नियतांक होता है। तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर क्या हो जाएगा, गामा। हमें P2 की वैल्यू चाहिए, P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2 की पावर क्या हो जाएगा, गामा। P1 की वैल्यू तो P0, V1 की वैल्यू V/8, गामा की वैल्यू है 4/3। V से V क्या हो गया, कैंसल। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P0 8 की पावर 4/3। 8 को अपन 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसल, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये 16 P0 हो जाएगा, यानी जो P2 होगा वो 16 P0 होगा, अर्थात प्रारंभिक दाब का 16 गुना होगा। प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा, 16 गुना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से गलत कथन है, समदाबी प्रक्रम में दाब P की वैल्यू नियत है, तो P1 किसके इक्वल होगा, P2 के, डेल्टा P की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। यह है सही कथन है। सम आयतनी प्रक्रम में आयतन V की वैल्यू नियत होगी सम आयतनी में, तो dV किसके इक्वल होगा, 0 के, और कार्य का फॉर्मूला होता है PdV, P इंटू 0 करेंगे तो होल टर्म क्या हो जाएगी, 0, अर्थात कार्य भी 0 होगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, समतापी प्रक्रम में T नियत है, तो डेल्टा T की किसके इक्वल होगा, 0 के। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें यहाँ गलत कथन छांटना है। समतापी प्रक्रम में T नियत है, तो du 0 होता है। जो भी उष्मा देंगे उससे केवल क्या होता है, कार्य। यहाँ उष्मा शून्य नहीं होती हैं, ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। हमें गलत कथन ही छांटना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, सरल आवर्त गति में घूम रही किसी वस्तु का अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण। देखें, ध्यान दें, सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग का फॉर्मूला होता है a ओमेगा, वो 2 दे रखा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और अधिकतम त्वरण का फॉर्मूला F मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है a ओमेगा स्क्वायर, ये 4 दे रखा है आपको। वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा निकालना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में फर्स्ट का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा इज इक्वल टू 4/2 इज 2, ओमेगा ओमेगा ए कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 2 रेडियन पर सेकेंड आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विस्थापन जब आयाम का आधा है, क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन की वैल्यू आयाम का क्या है, आधा है, तब स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। देखो, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, हाफ ऑफ K² ही रहेगी। अब स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है वो हाफ ऑफ KY² होता है। y की जगह वैल्यू रखें हाफ ऑफ K, a/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1/2 KA² अपॉन 4, a² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 1/8 KA²। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात जो है 1/8 KA² अपॉन हाफ ऑफ KA², K² कैंसल, 2/8 या 1/4, 1/4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कण की गति का समीकरण, कण की गति, सरल आवर्त गति का समीकरण दे रखा है d2y/dt² प्लस k इंटू वाई इज इक्वल टू 0। बल नियतांक के हैं, ठीक है। तो गति का आवर्तकाल, चूंकि हम जानते हैं, देखो, सरल आवर्त गति का बेसिक समीकरण d2y/dt² प्लस ओमेगा² y इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अगर 1 और 2 की तुलना करें तो ओमेगा² की वैल्यू जो आएगी वो k आएगी, या ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, √k। आवर्तकाल पूछा है, ओमेगा की जगह 2π/T इज इक्वल टू √k, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π/√k।
ये आवर्तकाल का मान आया। किसका मान आया? आवर्तकाल। 2 पाई अपॉन रूट के, 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा? रूट के। ये क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, दो रेलगाड़ियां 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। उनमें से एक गाड़ी सीटी देती है जिसकी आवृत्ति 750 हर्ट्ज है। ये मूल आवृत्ति n दे रखा है हमें। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी गाड़ी में बैठे यात्रियों को ट्रेन क्रॉस करने के बाद सुनाई देने वाली आवृत्ति, पहले देखते हैं, ठीक है। स्रोत और श्रोता VO और VS का जो वेग दे रखा है हमें वो 108 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। 108 इंटू 5/18 करें तो ये 6 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब ध्यान दें, यहाँ पर ये कहता है कि ये जो एक नंबर है ये ट्रेन, ये स्रोत है, इसने हॉर्न दिया, ठीक है। ये 2 नंबर जो ट्रेन है इसको क्रॉस कर रही हैं, ये हो गया श्रोता। तो क्रॉस करने के बाद इस श्रोता को, ऑब्जर्वर को यह ध्वनि सुनाई देती है, स्रोत VS। तो हमारी मूल आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला n डैश इज इक्वल टू n। यहाँ जो है श्रोता स्रोत से दूर जा रहा है तो n v, फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस VO अपॉन, स्रोत भी दूर जा रहा है तो v प्लस VO हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं n डैश इज इक्वल टू 750 v माइनस VO की वैल्यू 30 अपॉन v प्लस 30, 750, 330 माइनस 30 अपॉन 330 प्लस 30, 750, 300 अपॉन 360, 0 से 0, 5 and 6, 750 इंटू 5/6, 750 इंटू 5/6, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 125 टाइम्स 7, 625 हर्ट्ज सुनाई देगी। तो ऑप्शन 625 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्रोत तथा श्रोता एक दूसरे की ओर एक समान चाल v/2 से गति करते हैं। ये तो है स्रोत, इसका वेग vs इज इक्वल टू v/2। ये है श्रोता, इसका वेग VO इज इक्वल टू v/2। एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। जहां ध्वनि v चाल से गति करती है, यदि स्रोत n आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो श्रोता द्वारा सुनी गई, यहां से n आवृत्ति है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति n डैश का फॉर्मूला होता है n v। श्रोता जो है वो स्रोत की ओर आ रहा है तो v प्लस VO अपॉन, ये भी इसके पास जा रहा है तो v माइनस क्या हो जाएगा, VS। वैल्यू रखें n, v प्लस v/2 अपॉन v माइनस v/2, n 3v/2 अपॉन v/2, v/2 कैंसल, आभासी आवर्ती n डैश की वैल्यू 3n हो जाएगी। आवर्ती जो है वो मूल आवर्ती की 3 गुनी हो जाएगी। 3n इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि स्रोत को किस वेग से गति करनी चाहिए जिससे श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आभासी आवर्ती वास्तविक आवर्ती की आधी हो। केवल ध्वनि स्रोत को गति करनी है, ठीक है। ध्वनि स्रोत देखो, इधर ये स्रोत है, ये श्रोता है, श्रोता स्थिर है, श्रोता क्या है, स्थिर। चूंकि देखे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, आभासी आवर्ती वास्तविक की आधी हो। आधी तभी होती है जब स्रोत जो है वो श्रोता से दूर जा रहा हो। क्या जा रहा हो, दूर जा रहा हो, ठीक है। माना इसका वेग VS है, ठीक है, तो हमें सुनाई देने वाली आभासी आवर्ती n v प्लस VS। यहाँ n डैश की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी, वास्तविक आवर्ती की कितनी दे रखी है, आधी। तो n/2 इज इक्वल टू n v अपॉन v प्लस VS। n से n कैंसल, v प्लस VS इज इक्वल टू 2v, VS इज इक्वल टू 2v माइनस v इज इक्वल टू v। यानी स्रोत का वेग अगर ध्वनि के वेग के बराबर है और वह स्रोत से दूर जा रहा है, श्रोता से दूर जा रहा है, तो हमें आवर्ती आधी सुनाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं,
विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 और Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण कब होगा? देखिए ध्यान दें, कैपिटल Q आवेश को दो भागों Q1 और Q2 में डिवाइड करते हैं। लेट Q1 इज स्मॉल q, देन Q2 इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। कैपिटल Q को दो भागों में हमने बांटा। जब हमने Q1 को स्मॉल q माना तो कैपिटल Q की वैल्यू Q2 की वैल्यू जो है इस Q में से स्मॉल q कम हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। माना दोनों के बीच की दूरी r है, तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन r स्क्वायर। मान रख रहे हैं कि Q1 की जगह तो स्मॉल q, Q2 की जगह जो आएगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r स्क्वायर। अब अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए शर्त जो काम करती है, अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए शर्त जो काम करती है वो है df अपॉन dq निकालना हमें। तो d बाई डी क्यू, एफ की वैल्यू है k q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। d बाई डी क्यू के क्यू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ Q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो K कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर बार आ गया dq अपॉन dq माइनस K अपॉन r स्क्वायर बार आ गया d बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर। ये टर्म 1 हो जाएगी, K कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर माइनस K अपॉन r स्क्वायर इंटू 2Q। अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए, अधिकतम प्रतिकर्षण के लिए df अपॉन dq की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होती है। वैल्यू रखें kq अपॉन r स्क्वायर माइनस k 2q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर चली जाएगी, kq अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू k 2q अपॉन r स्क्वायर। k से k कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल Q इज इक्वल टू 2q या स्मॉल q इज कैपिटल Q बाई 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 की वैल्यू स्मॉल q के इक्वल है तो कैपिटल Q बाई 2, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q माइनस q है, कैपिटल Q की वैल्यू रखते हैं Q बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा Q बाई 2, यानी Q1 भी Q बाई 2 और Q2 भी Q बाई 2। ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन Q बाई 2 एंड Q बाई 2 बोथ आर Q बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अक्ष पर जो है वो 2kp अपॉन r क्यूब होता है, यानी E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r क्यूब के समानुपाती रॉन्ग ऑप्शन, r क्यूब के प्रतिलोमानुपाती राइट ऑप्शन, ठीक है। r स्क्वायर के समानुपाती ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, r त्रिज्या तथा l लंबाई के एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र E के अनुदिश अक्ष में रखा गया है। बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक होगा। देखिए इधर ये हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक बेलन को रखा गया है जिसकी त्रिज्या जो है वो है r और लंबाई l है। लंबाई l और त्रिज्या क्या है, r। तो देखें इधर ध्यान दें, बेलन के इस सिरे से तो फ्लक्स प्रवेशित हो रहा है और इस सिरे से बेलन के पृष्ठ क्या हो रहा है, निर्गत हो रहा है। तो जितना फ्लक्स प्रवेशित है यहाँ पर 5 प्रवेशित 5 निर्गत के क्या है, बराबर है। 5 प्रवेशित 5 निर्गत के क्या है, बराबर है। तो कुल फ्लक्स जो है, कुल फ्लक्स शून्य होगा। कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य। जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेगी उतनी बल रेखाएं बाहर निकल जाएगी, अर्थात नेट फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आवेश Q के घन के केंद्र में रखा गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से, ठीक है, Q आवेश जो है वो घन के केंद्र में रखा गया है। घन के केंद्र में स्मॉल q आवेश रखा गया है। घन में कुल पृष्ठ जो होते हैं 6, तो कुल फ्लक्स तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो होगा q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि घन के टोटल पृष्ठ जो होते हैं, फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो फलक से निर्गत, प्रत्येक फलक से निर्गत पृष्ठ जो होगा वो q अपॉन
6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर यहाँ भुजा या कोर की बात करें तो कुल भुजाएं 12 होती है, प्रत्येक भुजा से निर्गत फ्लक्स Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर तल की बात करें तो 2 तल होते हैं, तो प्रत्येक तल से निर्गत फ्लक्स का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमारा ऑप्शन इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है को बाह्य R ओम प्रतिरोध के साथ लगाया गया है, जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा, देखो हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टता का जो सूत्र है वो होता है E माइनस आई आर। अगर इसे एक्सचेंज करें तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस वी, आर इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। और बाह्य परिपथ में धारा का फॉर्मूला होता है V बाई आर, तो R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी डिवाइडेड बाई आर। आर ऊपर चला जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो ये E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर इज करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, किसी विभवमापी के तार में प्रतिरोधकता रो है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो A है, तार के अनुदिश विभव प्रवणता होगी। तार के अनुदिश विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का सूत्र जो होता है वो होता है आई आर अपॉन एल। आर तार का प्रतिरोध है और एल तार की क्या है, लंबाई। चूंकि हम जानते हैं आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू सूत्र होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आर अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो एक्स की वैल्यू आई रो अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई रो अपॉन ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न दर्शाए परिपथ में मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 0.1 है। 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध P जो होगा यहाँ पर, ठीक है, 40 इंटू 0.1 करेंगे, 40 इंटू 0.1 0.1 इज इक्वल टू 4 ओम। Q की वैल्यू जो आ जाएगी 60 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 6 ओम। तो यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, ये X है, ये वैल्यू निकालनी है। चूंकि हम जानते हैं ये प्रतिरोध R होता है, तो P अपॉन Q किसके इक्वल होगा, R अपॉन S के। 4/6 इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, X अपॉन S की वैल्यू 6। 6 से 6 कैंसिल, X की वैल्यू जो आएगी वो 4 ओम आएगी। X की वैल्यू क्या आएगी, 4 ओम। X की वैल्यू 4 ओम इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नगण्य प्रतिरोध की बैटरी से ली गई धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें यहाँ पर ये 4 ओम, ये 6 ओम, नीचे भी 4 ओम और 6 ओम। ये गैल्वेनोमीटर है, शून्य विक्षेप पर काम कर रहा है, संतुलन अवस्था है, P अपॉन Q R अपॉन S है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और ये दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो R1 की वैल्यू 4 + 6 टोटली 10 ओम हो जाएगा। R2 की वैल्यू भी 4 + 6 10 ओम हो जाएगा। ऊपर भी 10 ओम और 10 ओम, दोनों के दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो RP की वैल्यू जो है वो 10/2 इज 5 ओम। कुल प्रतिरोध 5 ओम है। बैटरी का विभव जो है यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन RP 5/5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी X की वैल्यू जो है यहाँ पर वो 4 ओम है और धारा की वैल्यू 1 एम्पियर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विभवमापी के एक प्रयोग में 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में, यानी ये E1 है और ये E2 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो संतुलन लंबाई L1 आती है। तो हम जानते हैं E1 + E2 श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल जुड़ता है, वो वैल्यू जो है XL1 के इक्वल होगी। L1 हमें दे रखा है। यदि
E2 की ध्रुवता बदल दी जाए, E2 की जब ध्रुवता बदल देंगे तो ये E1 और ये E2, तो अब के रिजल्ट जो काम करेगा E1 माइनस E2 जो है वो XL2 होगा और वो 29 सेंटीमीटर है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात की वैल्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L1 की वैल्यू 58 प्लस 29 अपॉन 58 माइनस 29, 58 प्लस 29 अपॉन 58 माइनस 29, 87 अपॉन क्या हो जाएगा 29, 3:1, 3:1। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3:1 काम करेगा। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 3:1। यदि हमें यहाँ L1 अपॉन L2 निकालना होता तो दोनों का डायरेक्ट भाग दे देते, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2। नेक्स्ट देखते हैं, चार भिन्न भिन्न स्वतंत्र तरंगों के समीकरण दे रखे हैं, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, y3 दे रखा है और y4 दे रखा है। कौन सी दो तरंगों में व्यतिकरण संभव है? व्यतिकरण की शर्त है कि जो स्रोत होने चाहिए वो कला संबंध होने चाहिए। व्यतिकरण की शर्त है कि स्रोत जो है वो कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध का अर्थ है यहाँ पर एक ही स्रोत से दो स्रोत बनने चाहिए। स्वतंत्र स्रोतों से कभी भी व्यतिकरण नहीं होता है, तो इस अवस्था में दी गई जानकारी जो है वो अपर्याप्त है, व्यतिकरण ही नहीं होगा, व्यतिकरण ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समान आयाम एवं समान आवर्ती की दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं। जब ये समान कला में आती हैं एवं 90 डिग्री के कलांतर पर आती है तो दोनों ही स्थितियों में तीव्रताओं का अनुपात देखें। तो देखो, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पर हमें दे रखा है फाई की वैल्यू, प्रथम स्थिति में फाई की वैल्यू 0 डिग्री, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 4I0 cos 0 डिग्री बाई 2 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, I1 की वैल्यू 4I0। सेकेंड स्थिति कहती है कि फाई की वैल्यू 90 है, I2 की वैल्यू पुट करते हैं 4I0 cos 90 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 4I0 90 में 2 का डिवाइड करेंगे cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, 4I0 अपॉन 2, ये रिजल्ट आएगा 2I0। देन तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4I0 अपॉन 2I0, 2:1। तो 2:1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश के साथ किसी दृश्य क्षेत्र में 60 फ्रिंजें बनती हैं और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश को उपयोग में लाए तो दृश्य क्षेत्र में फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी। तो देखें इधर, यहाँ पर आपको N1 की वैल्यू 60 दे रखी है, लैम्डा 1 जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, N2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है, लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। हम जानते हैं N1 लैम्डा 1 N2 लैम्डा 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। N1 की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 6000। एंगस्ट्रॉम क्या हो गया, कैंसल, 6 से 6 कैंसल, रिजल्ट आएगा 40 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल मुख्य क्वांटम संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्रीय बल लगता है और अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, यानी जो बल है वो v² अपॉन r पर निर्भर करता है। चूंकि हम जानते हैं v की वैल्यू जो है, v की जो वैल्यू है वो होती है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के हैं। r की वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन के लिए 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम,
तो इस केस में आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यू रखते हैं एफ प्रोपोर्शनल वी की जगह क्या आ जाएगा 1/n होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर एन की पावर 4। तो जो बल है वो मुख्य क्वांटम संख्या की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे दिए गए चित्र में निश्चित परमाणु के 4e से e में ऊर्जा स्तर में संक्रमण दर्शाता है, तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बनती है, यहाँ लैम्बडा 1 बनती है। जब 4e से e में आता है तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा 1, और 7e से e में आता है तो लैम्बडा 2 बनती है। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का अनुपात निकालना है। देखिए इधर हमारा फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। तो यहाँ प्रथम स्थिति में फर्स्ट केस में बात करें, E2 की वैल्यू आ गई 4e माइनस E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 3e इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा 1, या लैम्बडा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HC अपॉन 3e, इक्वेशन फर्स्ट। इस स्थिति में 7e से निकालें तो E2 की वैल्यू 7e बाई 3 और E1 की वैल्यू E है, तो देखें इधर 7e बाई 3 माइनस E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा 2, 7e माइनस 3e अपॉन 3 इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा 3, 4e अपॉन 3 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा 3, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू HC अपॉन 4e इंटू 3 लैम्बडा 2, देन लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 1 की वैल्यू है हमारे पास HC अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3HC अपॉन 4e। HC E से E क्या हो गया कैंसल, रिमेनिंग क्या हो गया 4 अपॉन 3 इंटू 3, 4:9। लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 का जो रेशियो आएगा वो 4:9 आएगा, 4:9 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, बोर हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा यदि इसकी ऊर्जा 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है हमें और वो भी नेगेटिव में, ई एन की वैल्यू दे रखी है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुलना करते हैं तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू -0.544, माइनस माइनस कैंसल, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 0.544, एन इज इक्वल टू रूट ऑफ, जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 25 के इक्वल आएगा, और हमारा n की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि नेगेटिव में 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो पांचवें कोष की ऊर्जा होती है, n 5 है। बोर का क्वांटीकरण अभिधारणा कहती है कि MVR जो है कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, n 5 है तो 5h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, 5h अपॉन 2 पाई इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान ए द्रव्यमान संख्या के नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला r0 a की पावर 1/3 होता है, तो यहाँ पर r जो है वो a के घनमूल के समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक की अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिक की अभिक्रिया द्रव्यमान संख्या संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग दोनों संरक्षण नियमों का पालन करती है, अतः सभी सही है यहाँ। नेक्स्ट देखें, पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए पी प्रकार का हमें बाह्य अर्धचालक बनाना है, तो पी प्रकार के लिए हमें थर्ड ग्रुप की डोपिंग करनी पड़ती है। थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की अशुद्धि मिलाते हैं, तो यहाँ पर एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप है, फॉस्फोरस फिफ्थ ग्रुप है, ऑक्सीजन सिक्स्थ ग्रुप है, जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप इज करेक्ट। एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर
पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू नेगेटिव है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा तो घटता है, प्रतिरोध घटता है। सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पर अर्धचालक चालक बन जाते हैं, जबकि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अवक्षय परत में विभव प्राचीर निम्न के कारण होता है। अवक्षय परत पी प्रकार और एन प्रकार के मध्य में अवक्षय परत बनती है और अवक्षय परत में किसी प्रकार का कोई आवेश वाहक नहीं होता है। पी प्रकार में नेगेटिव आयन होते हैं और एन प्रकार में पॉजिटिव आयन होते हैं और इन आयनों के कारण यहाँ विभव प्राचीर बनती है। और विभव प्राचीर किसके कारण बनती है? आयनों के कारण, कोट्रो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं बनती हैं, तो आयनों के कारण बनती हैं। इसमें किसी प्रकार का आवेश वाहक नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, चित्र में दिए गए परिपथ में पीएन संधि डायोड D1, D2 और D3 आदर्श है, तब धारा I का मान होगा। धारा I का मान निकालना है। देखें इधर, P को पॉजिटिव से ये अग्रबाह्य से धारा का प्रवाहन होने देगा, ये पश्च बाह्य से धारा प्रवाहन नहीं होने देगा, ये अग्रबाह्य से धारा का प्रवाहन होने देगा। तो हमारा परिपथ इस प्रकार बन जाएगा। ये खुल जाएगा, परिपथ ऑफ हो जाएगा। ये टर्मिनल ऑफ की तरह कार्य करेगा। ये आर है, ये आर है। यहाँ पर भी देखें इधर, ये प्रतिरोध कैपिटल आर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो धारा है वो यहाँ से होकर सीधी आ जाएगी। तो धारा का फॉर्मूला यहाँ पर E/R होगा। इस कैपिटल आर में धारा प्रवाहन नहीं होगा, क्योंकि यह परिपथ लघुपतित हो गया है और धारा सीधे ही इस कैपिटल आर में आ जाएगी। तो धारा इस परिपथ में नहीं जाएगी, तो हमारा इस प्रतिरोध में नहीं जाएगी। हमारा फॉर्मूला I = क्या होगा? E/R। E/R इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए परिपथ में दो तरंग रूपों को एक साथ आरोपित किया गया, परिणामी तरंग y है। परिणामी तरंग y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम कहें यहाँ A है और यहाँ पर B है, तो यहाँ हमें A बार और यहाँ पर क्या मिलेगा? B बार, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉट गेट है। ये और गेट है, और गेट क्या करेगा? A बार प्लस B बार। A बार प्लस क्या करेगा? B बार। तो देखें इधर, ध्यान दें, ये 1 0 1 और 0, ये उच्च विभव है। उच्च विभव हमेशा 1 पर होगा। 1 का मीनिंग है उच्च विभव और 0 का मीनिंग क्या है? निम्न विभव। यहाँ देखें 1 0 0 1। तो देखें इधर, A B A बार B बार y = A बार प्लस B बार। देखें 1 0 1 0, B के लिए वैल्यू है 1 0 0 1। E का बार कर रहा हूं मैं, 1 का बार हो जाएगा 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0 और 0 का बार 1। 1 का बार B बार कर रहा हूँ, 0 1 1 एंड 0, दोनों को प्लस कर रहे हैं। प्लस करें, देखें इधर, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 0 इज 1। यानी एक बार निम्न होगा, 3 बार क्या होगा? उच्च होगा। ये निम्न है और इन स्थितियों में ये क्या है? उच्च है। तो एक बार निम्न होगा, एक बार निम्न है और 3 बार क्या होगा? उच्च होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। ये था हमारा लैब असिस्टेंट मॉडल पेपर नंबर 15। धन्यवाद दोस्तों।
Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.